हजारों ख्वाहिशों के साथ। हर किसी का मन चाहतों के सपने बुन रहा है, पर हर किसी के दिल के कोने में एक आस छुपी है, और वो आस है शांति और सुकून से भरी जिंदगी। इस अधूरेपन को पूरा करना, इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाया प्रेम रावत जी ने। एक युवा ने उम्मीद और आस लिए सालों पहले एक उड़ान भरी। ये उड़ान थी पूरे विश्व में शांति को संभव बनाने की, जिसके पीछे थी एक लंबी तैयारी, संघर्ष से भरा एक वादा, जिसे पूरा करने के लिए प्रेम रावत जी निरंतर प्रयासरत हैं। इस सोच का जन्म तब हुआ जब 4 साल की उम्र में प्रेम रावत जी ने अपने पिता हंस जी महाराज को सुनने आए सैकड़ों लोगों को खुद शांति के लिए पहली बार संबोधित किया। प्रेम रावत जी का जन्म हरिद्वार में हुआ। माता पिता की देखभाल में सरलता और सादगी के साथ प्रेम रावत जी के जीवन की शुरुआत हुई, और साथ ही उनके हृदय को छूने लगे शांति के शब्द। अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करते हुए प्रेम रावत जी छुट्टियों में भारत के अनेक शहरों में कार्यक्रम करने लगे। पिता के गुजर जाने के बाद उनकी इच्छा को प्रेम रावत जी ने संकल्प बनाकर शांति की इस लौ को और उजागर किया। प्रेम रावत जी का ये सफर इतना सरल तो कभी नहीं था। जहां एक तरफ लोग दुनिया की चमक के पीछे भाग रहे हैं, वहीं प्रेम रावत जी 55 सालों से ये याद दिला रहे हैं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए उन्होंने दूरियों को कम किया। कुछ ही समय में उनकी नई पुस्तक हियर योरसेल्फ भी सबके सामने आने वाली है। मानवता के भाव से प्रेम रावत जी ने घाना, रांची और नेपाल में जन भोजन का आयोजन भी किया, जहां बच्चों और वृद्ध लोगों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाते प्रेम रावत जी अपने श्रोताओं से टेलीविजन, रेडियो, लाइव इवेंट और इंटरनेट के माध्यमों से रूबरू होते हैं। टाइमलेस टुडे के जरिए उनका संदेश कहीं भी और कभी भी आसानी से देखा जा सकता है। दिल से निकली प्रेम रावत जी की आवाज उन्हें सुनने वाले हर दिल को छूती है, और उनके लिए लाखों दिलों से निकलता है आभार और ढेरों शुभकामनाएं। चार साल की उम्र में तब से मैंने बोलना शुरू किया, उनके सामने जाना, लोगों को बताना, परंतु लोगों के रिएक्शन बहुत अलग अलग किस्म के थे। कई लोग तो ये बोलते थे, ये नहीं बोल रहा है, ये टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, ये सिर्फ अपने होठ हिला रहा है। तो मेरे को ये लगता था कि ये लोग हैं, मेरे से बुजुर्ग लोग हैं, ये झूठ क्यों बोलते हैं। फिर लोगों का ये था कि ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है। 8 साल का लड़का पैसे के बारे में क्या समझता है, क्या पैसा है क्या नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कई लोगों ने ये बोला ये ज्यादा साल नहीं चलेगा, 50 साल हो गए करते हुए ये, और अगर मैं पैसे के लिए कर रहा था तो ऐसे भी काम कर सकता था जिससे मैं और बहुत सारा पैसा कमा सकूं। मैंने ये नहीं किया, मैंने शांति के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि ये मानवता की बात है। जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत छोटी एज से लोगों को शांति का संदेश देने लगे थे, आपको कब एहसास हुआ उस छोटी सी एज में, अगर आपको याद हो, कि मैं यही करूंगा? नहीं, ये एहसास नहीं था कि मैं यही करूंगा, क्योंकि कई और चीजें थी जो
तुम आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये करो वो करो। तो उस समय तो मैं बहुत ही छोटा था और इन चीज़ों के बारे में मैं समझ नहीं सकता था। परंतु मेरे पिताजी जब सुनाते थे कि भाई जो शांति है वो तुम्हारे अंदर है, तो मेरे को ये ख्याल जरूर आता था कि मेरे अंदर क्या है, क्या चीज़ है। एक दिन जो देहरादून में हमारी कोठी थी, घर था, तो एक दिन मैं बाहर गया तो ओस पड़ी हुई थी और सवेरे का समय था और सूरज चमक रहा था और जहाँ देखो ऐसा लग रहा था जैसे हीरे हों। ओके। बहुत ही सुंदर वातावरण था। तो मैंने अपने आप से पूछा कि किसी ने ये बनाया है, किसी ने इसकी रचना की है, वो कौन है, क्या चीज़ है, वो क्या शक्ति है जो इतनी सुंदर रचना कर सकती है। और उसी शक्ति ने मेरे को भी बनाया है और वो कहाँ है, कौन है, कैसी है। तो उस दिन आप समझिए कि मेरे लिए बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था और मैं बहुत छोटा था उस समय और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया कि बाप रे बाप, कैसे हो गया ये क्या है। और मेरे को मालूम था कि ये हमेशा नहीं होता है और कुछ ही घंटे बाद ये चले जाएगा सब कुछ। परंतु उस समय जब सवेरे सवेरे सूरज चमक रहा था उन बूंदों पे, वो उसकी बूंद जो थी, तो दृश्य ही कुछ देखने लायक था। तो कई बार हम भी देखते हैं, अच्छे अच्छे दृश्यों को देखते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कई बार कि ये जो बनाया है किसने बनाया है, कौन सी शक्ति है जिसने ये बनाया है। इतना सुंदर मनुष्य नहीं बना सकता है। तो तब से मेरे को ये लगा, और जब मैंने सुना कि जिस चीज की मेरे को तलाश है वो मेरे अंदर है, मतलब वो बाहर नहीं है, वो और सब लोग बाहर खोज रहे हैं उसको। तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, परंतु दरअसल में जिस चीज को वो चाहता है वो बाहर नहीं है, वो उसके अंदर है। तो मैंने छोटी सी ही उम्र से ये देखा कि अगर मनुष्य अपने तरफ ध्यान देने लगे तो उसको इस बात का एहसास होगा कि जिस चीज को वो खोज रहा है, जैसे कहा है कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। तो दुनिया ब्रह्म को ढूंढ रही है बाहर, और जो चीज जिसको ढूंढ रही है वो उसके अंदर है। सर, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने आपको इस ओर आने के लिए और प्रेरित किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई छत से गिर गया या मैं चलती रेलगाड़ी से कूद गया, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो एक स्वाभाविक बात है। अगर मैं, देखिए, जब आपके श्रोता आपका रेडियो सुन रहे हैं और उनका फेवरेट गाना आता है तो अपने आप क्या करते हैं, वो उसका वॉल्यूम तेज कर देते हैं। क्यों? अगर कोई अच्छी चीज हो जो मनुष्य के जीवन में आए या उसके दिन में आए, तो वो अगर उसको पसंद करता है तो उसको वो शेयर करना चाहता है। तो ये खुशखबरी कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं ये आपके अंदर है, तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है, और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मेरा सौभाग्य है। ऑफ कोर्स। सर, जब आप इस रास्ते पर चले तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ फर्क आया? हाँ, जिंदगी में तो बहुत फर्क आया, क्योंकि मैं उस समय स्कूल भी जाता था। तो सवेरे से लेकर शाम तक स्कूल, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो वहाँ से चल देता था और टूर पे जाता था। तो टूर पे जब मैं जाता था तो मैं तो स्टेज पे बैठता था और 1000, 2000, 10,000, 20,000, 40,000, लाख लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। और जब कक्षा में वापस आता था तो मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ श्रोता लोग बैठते थे और टीचर हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अंतर तो बहुत था, परंतु जैसे तैसे करके हमने इस बात के बारे में विचारा कि देखो भाई, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और अगर मौका लगा तो तुमको यही करना है। ये अपने ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये सब लोगों तक पहुँचे। तो अब स्कूल में भी जाना है और ये भी करना है, तो किसी न किसी तरीके से दोनों ये संभव हों, इस प्रकार से रहना पड़ेगा।
तो जब विद्यार्थी था तो विद्यार्थी था, और जब लोगों तक बात पहुंचानी थी तो मैं सुनाता था लोगों को। जितनी मेहनत मैंने की है ये मेरे को मालूम, ये सबको मालूम नहीं। पचास साल की शारीरिक जो थकान है, इसको आसानी से कोई समझ नहीं सकता है। मतलब स्कूल खत्म हुआ, क्योंकि जो आखिरी दिन होता था, क्या कहते हैं, टेस्ट का, उसके बाद खत्म, फिर दूसरे दिन आते थे डेस्क को साफ करने के लिए, वो सब करने के लिए, वो आधे दिन का ही होता था, और वो पूरा भी नहीं होता था और मैं टूर पे निकल जाता था। जब स्कूल खत्म हुआ टूर पे निकल, प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे पहले उस समय एयर कंडीशन नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में, कार तो समझो थी नहीं, और ऐसी ऐसी जगह जाना जहां इतनी गर्मी पड़ रही, और गर्मियों के मौसम, क्योंकि उसी समय छुट्टियां मिलती थी, तो जा रहे हैं। और कहीं गए, बिस्तर है, उस पे पहले कभी सोए नहीं, कड़क है, नरम है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, पर दूसरे दिन प्रोग्राम है, फिर चलना है, फिर प्रोग्राम है, फिर चलना है, फिर जो प्रोग्राम है, फिर चलना है। और स्कूल चालू होने से पहले एक दिन आकर के नई पुस्तकें खरीदनी है, नया बैग, और फिर स्कूल चालू। और यही नहीं, मैं कितनी बार, प्रिंसिपल मेरे से कहता था, तुम यही खड़े रहते हो एप्लीकेशन लिए हुए, छुट्टी चाहिए, वो प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है। तो मतलब कोई साधारण चीज नहीं थी, कोई साधारण बात नहीं थी। संदेश को कहीं ले जाना अपने में कोई ऐसी बात नहीं लगती है कि मुश्किल बात हो। तो हमको नहीं मालूम था कि जब विदेश जाएंगे तो लोग इस संदेश को किस प्रकार लेंगे। वहां देखा हमने, लोगों के पास धन है, वैभव है, सब कुछ, तो क्या सुनेंगे हमारी बात? आप सोच रहे होंगे कि जब मैं विदेश गया तो सब कुछ बना बनाया था, सब कुछ था वहां। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं पहुंचा इंग्लैंड में कि मैं आया हूं, और अखबारों में ये सब खबर निकल रही है कि एक छोटा लड़का जो जीवन की बात बताने के लिए आया है, शांति की बात बताने के लिए आया है। तो लोगों ने थोड़ा बहुत सुनना शुरू किया। और पहले दिन, मैं बताऊं आपको, पहले दिन क्या हुआ कि मैं पहुंचा, और क्या कहते हैं, जो जिस मकान में मेरे को ठहराया गया, अच्छा मकान था, मकान अच्छा था, वहाँ ठहराया गया। और क्या कहते हैं, 3-4 मंजिल का वो मकान था। एक कमरा एक मंजिल पे, एक कमरा एक मंजिल पे, एक कमरा एक मंजिल पे। तो जिस मंजिल पे बैठक थी वहाँ मैं बैठा, मेरे लिए एक कुर्सी थी, और 7-8 नए लोग मेरे आगे बैठे हुए थे। तो जानते हैं क्या हुआ उस दिन? वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। वो देख रहे हैं मेरी तरफ कि ये
हमको जीवन का रहस्य बताएगा। तो जहां ऐसी हालत है वहां सुनाएंगे क्या? किसका उदाहरण देंगे? क्या उदाहरण देंगे? पर धीरे धीरे हमने बात को कुछ इस प्रकार रखना शुरू किया कि ठीक है, तुमको जो भारत के लोग हैं, जो उनको मालूम है वो तुमको मालूम नहीं। तुमने भजन नहीं सुने हैं, तुम भगवान के बारे में तो जानते हो कि भगवान कोई है, परंतु कम से कम तुम इंसान तो हो। तो हम अपनी बात इस प्रकार तुम्हारे आगे रखेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात करेगा। ये नहीं कि मेरे को सब मालूम है और तुमको कुछ नहीं मालूम है, नहीं। क्योंकि ये सिलसिला अनुभव का सिलसिला है। ये अनुभव का सिलसिला है। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं अनुभव के सिलसिले। और वो ये है कि कोई भी तुमसे ये कह सकता है कि पानी तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। अर्थात तुम अगर किसी के पास गए और कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो वो तुमको बताए कि अगर तुम इस प्यास को हटाना चाहते हो तो तुमको पानी की जरूरत है। ये बताने वालों की कमी नहीं है इस संसार के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। किताबों से लोग पढ़ते हैं, एक दूसरे से लोग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? अगर तुमको प्यास लगी है तो तुमको पानी की जरूरत है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, परंतु ऐसा बहुत दुर्लभ है कि उसके पास आप जाओ और कहो मुझे प्यास लगी है, और वो तुमको पानी पिला दे। ये अंतर है। ये अंतर है। तो कोई भी प्यासा हमारे पास आए, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे प्यास लगी है, प्यास लगी है तो तुमको पानी की जरूरत पड़ेगी। जाओ बच्चा, हमारा ये संदेश है ना, क्योंकि इस संदेश का कोई तुक नहीं है। प्यासे को पानी की जरूरत है, ये प्यासा जानता है। दरअसल में वो खोज उसकी कर रहा है जिसे पानी कहते हैं, और उसको पानी पिलाने वाला ही असली सतगुरु है। लेक्चर देने वाला नहीं। लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है। और दुनिया आज इसलिए प्यासी है कि वो लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है, पर पानी पिलाने वालों की कमी है। प्यास लगी है तो तुमको पानी चाहिए, भूख लगी है तो तुमको खाना चाहिए, थके हो तो तुमको आराम चाहिए,
जीवन में इस चीज की जो जरूरत है। और तुम्हारे हृदय को, तुम्हारा हृदय विश्वास नहीं करना चाहता, जानना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक चीज है, उसके लिए विश्वास करना ही बहुत नहीं है, वो जानना चाहता है। क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम जानना चाहते हो, ये हो तुम। जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सर, आप इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, इतने सारे इवेंट्स आपने किए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, तो कैसा लगता है कि मैं फेमस हूं? ऐसा कभी फील आता है? नहीं नहीं, मेरी ब्रीफ हमेशा यह है, मैं फेमस नहीं हूं और ना मैं अपने आप को फेमस देखना चाहता हूं। मेरे में ये नहीं है कि कोई मेरा चेहरा पहचाने। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे संदेश को पहचानें, बस। और ये मैं सबसे कहता हूं, जो लोग आते हैं, जब प्रेस भी आती है, तो भाई मेरे को फेमस नहीं बनना है। अगर किसी चीज़ को फेमस बनना है तो वो है मेरा संदेश। ओके, तो सर फेमस होने में बुराई क्या है? मतलब लोग आपको पहचाने, जाने, आप कहीं भी जा रहे हैं, बोलते हैं, हमें तो अच्छा लगता है जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, देखो वो आरजे जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? एक दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरे को भी जाना है इस संसार से, पर मैं चाहता हूँ कि लोग इस संदेश को न भूलें। अगर मैं चले गया और मेरे संदेश को लोग भूलने लगे, तो मेरा यहाँ आना, ये सब कुछ जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैंने बोलना शुरू किया था जब मैं 4 साल का था। मतलब इस ज्ञान के संदेश को, इस शांति के संदेश को। और मैं 9 साल का था जब मैंने ये कार्यभार संभाला, जब मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ। तो तब से जो मैं कहते आया हूँ लोगों से कि भाई शांति तुम्हारे अंदर है, ये संदेश मेरे से बड़ा है, मैं एक इसका भाग हूँ, ये मेरे से भी बड़ा है। और मैं तो चले जाऊँगा, परंतु मेरे संदेश को नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाय मेरे चेहरे को। उस समय मैंने एक चीज देखी अपने अंदर, और वो ये थी कि लोग खुश हो सकते हैं, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोगों के जीवन में सुकून हो सकता है, उनको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन में आनंद हो सकता है, उनको दुख में रहने की जरूरत नहीं है। और मैं यही लोगों को प्रेरणा देता था कि शांति संभव है, और आज भी मैं वही प्रेरणा लोगों में दे रहा हूं।